Welcome to Rawat the mighty way to learn. कैसे हैं आप सब? मैं वीए मधुकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज का जो हमारा सेगमेंट होगा वो होगा नागवंश पे, है ना? शिशु नागवंश। तो एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। आपके दिमाग में ये चीज तुरंत आना चाहिए, जो हम बोलेंगे वो आपके दिमाग में आते रहना चाहिए। हमारा जो पिछला क्लास था वो क्या था? हर्यक वंश पे। और हर्यक वंश में उसका जो कालखंड था वो 542 से लेके 493 ईसा पूर्व के आसपास में था, है ना? हर्यक वंश के जो प्रमुख शासक हुए वो कौन कौन हुए? बिंबिसार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हर्यक वंश, है ना? फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हर्यक वंश। उसके बाद आए अजात शत्रु। अजात शत्रु पापा को हैप्पी बर्थडे बोल दिए थे, जिसका लगभग बिंबिसार 52 वर्ष के आसपास तक वो शासन किए थे। फिर ये आए 492 में महोदय, और 492 से लेके 460 ईसा पूर्व के आसपास में बैठे गद्दी पे, खूब भोग विलास किए, लाइफ के मजे लिए। फिर एक और वीर आए, आपने दादा को मारा तो मैं पापा को मारूंगा बोल के उसको भी निपटाए, जिसका नाम था उदयन, है ना? तो उसका जो कालखंड था वो 460 से 444 के आसपास का था। ये उदयन जो है वो पाटलिपुत्र नगर बसाए थे। बिंबिसार के टाइम में जो राजधानी थी वो वैशाली थी। ये जब आप मगध साम्राज्य पढ़ोगे ना पूरा, तो उसमें एक चीज देखना, कोई राजधानी कभी वैशाली ले जाएगा, कोई कभी राजगीर ले जाएगा, तो कोई पाटलिपुत्र ले आएगा। और इसी इन लोग जो खेल खेलते थे, और इसी खेल के बीच में हमारा सारा एग्जाम तैयार रहता है बैठे हुए, कौन कहाँ ले गया था। और फिर आपसे पूछेगा वही सवाल, बताइए कालनेमी जी, काला शेख, आपकी राजधानी कहाँ थी? या बिंबिसार भाई साहब, आपकी राजधानी कहाँ थी? तो ये सब चलेगा, है ना? तो एक चीज को ध्यान में रखने वाली बात थी कि बिंबिसार जब थे तो उनकी राजधानी वैशाली। जब अजात शत्रु भाई साहब आए तो उनके जो राजधानी थी वो राजगीर। और जब उदयन भाई साहब आए, बाप बेटे में सब में बनती नहीं थी एक दूसरे से ना, तो ये जब आए तो इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यही से सवाल फंसते हैं, ठीक है? चलिए, फिर इनके जो अंतिम शासक आए वो थे नागदशक। नागदशक जो है वो बहुत ही ज्यादा भोगी हो गए, है ना? भोगी हो गए। तो क्या होता है कि कभी भी कोई जो एम्पायर बनाता है ना, उसकी नींद, चैन, सुख सब कुछ छूट जाता है। लेकिन उस एम्पायर को जो सिर्फ भोगता है, उस एम्पायर को भोगने वाला फिर उस लेवल का वो काबिल नहीं बन पाता है। इतिहास हमें एक बहुत ही अच्छा लेसन देता है। वो लेसन क्या है कि इंडिविजुअली आपको व्यक्तिगत तौर पे ये हमेशा ध्यान रखना कि आपकी उपलब्धियां क्या है ना? आपके दादा महारथ थे, आपके पिता क्या हैं, आपके रिश्तेदार क्या है, ये सब छोड़िए, आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि क्या है ना? इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर हम इन बातों को अगर बात करें एक जन से, माफी चाहेंगे, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही थी। हाँ, अगर हम इस तो इतिहास में जैसे आपको कहीं एज मतलब वो गैप अगर दिखेगा, उस कालखंड का गैप दिखा कि 10-12 साल में, तो जैसे कि हर्यक वंश जो है वो 542 से 493 चला। लेकिन जब हम शिशुनाग पढ़ेंगे तो वो 412 से 394 के पड़ा। तो 493 से और 412 मतलब कि जब उसका अंतिम था 444 से लेके 412, तो उस बीच में ऐसा क्या हो गया? उस बीच में ऐसे शासक आए जिनका कोई खास उपलब्धि नहीं था, इसलिए इतिहास में उसका कोई जिक्र नहीं होता है।
बस ये बोल देते हैं कि उस वंश के अंतिम शासक थे, बात खत्म, है ना। तो ज्यादातर साम्राज्य या वंश का अंत वहां होता है जहां पे कोई निकम्मा या भोगी शासक आ जाता है। तो हर्यक वंश के बाद जो है वो शिशुनाग वंश। और हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में एक चीज पढ़ेंगे कि इसमें दो तरह के शासक हुए। इन लोग भी खूब खेला खेले, और वो खेला क्या था, वही खेला वैशाली से उठा के पटना, पटना से उठा के राजगीर, यही खेला खेले। तो इसमें दो सबसे प्रमुख शासक हुए, एक शिशुनाग और दूसरा कालसेक। शिशुनाग फाउंडर एंड सीईओ, है ना। तो उनका वो क्या थे कि जब वो थे तो उनका राजधानी था वैशाली, लेकिन जब कालसेक आए तो वो अपना राजधानी उठा के कहाँ ले गए, पाटलिपुत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। और नंद वंश में एक बात कही जाती है कि ये काफी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। इसके पास लगभग हजारों की संख्या में हाथी, घुड़सवार, पैदल, सारे मतलब कि डिफेंस के सारे जो रास्ते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सारे भरपूर थे, है ना। तो उसमें से एक महापद्मनंद और एक धनानंद। धनानंद के बारे में एक बात कहा जाता है कि बहुत ही अधर्मी और अत्याचारी और बहुत ही जो है वो मतलब शक्तिशाली होने के साथ साथ उसे घमंडी भी बोल सकते हैं। नंद जो महान था धनानंद, उसके बारे में आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे कि धनानंद के समय ही नंद वंश का जब शासन था मगध वाले एरिया में, तो उसी समय किसका आक्रमण हुआ था, किस यूनानी का, सिकंदर का, है ना, 324 साल के आसपास में। तो उसी समय लेकिन धनानंद जो था, नंद वंश का जो शासन था वो इतना शक्तिशाली था कि मतलब सिकंदर की सेना ऑलमोस्ट थक चुकी थी और वो घुसने से मना कर दी कि यार व्यास नदी नहीं पास करते हैं, बाकी आगे जाके थोड़ा झंझट बढ़ सकता है ना। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बताइए तो ये किसने बनवाया था, हर्यक वंश का कौन सा शासक था जिसने इतना मतलब काफी इनोवेटिव काम करते थे वो, कोई बता सकते हैं इसके बारे में। चलिए आज हम इस वीडियो में एक ही सवाल करेंगे और जो भी देखेंगे वो इस सवाल का जवाब हमको देंगे कि ये जो इनोवेशन उनका था जिनके वजह से वो बाकी क्षेत्रों में विजयी हुए थे, ये किसने बनाया था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक सवाल। चलिए शिशुनाग वंश की अगर हम बात करें तो शिशुनाग वंश, इसकी कहानी शुरू होती है उसका जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, नागसेक। और उसके बाद भी बहुत छोटे पीटे मतलब उसके कोई जिक्र नहीं हुआ, पर 444 जो मानते हैं कि नागसेक जो थे वो अंतिम शासक, वहीं पे उनकी इतिहास खत्म हो गई थी। पर शिशुनाग वंश की कहानी यहाँ से शुरू होती है और ये लगभग 412 से लेके 394 ईसा पूर्व के आसपास में इनका शासनकाल रहा था, ठीक है। हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को अपदस्थ करके उनके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। पिछले क्लास में बताए थे कि बिंबिसार के जो पुत्र थे अजात शत्रु, वो पापा को हैप्पी बर्थडे बोले, कहाँ पे, वही अमावस्या की रात वाली, अंधेरी रात वाली, है ना। फिर अजात शत्रु जो थे तो उसके जो पुत्र थे महाशय उदयन, वो भी पापा को बुलाए उसी अंधेरी रात में, है ना। तो फिर अब इस उदयन भाई साहब को जैसे तैसे हुआ, लेकिन जो नाग दशक थे उनके जो अमात्य थे मंत्री, उनको बुलाया किसने, वही अंधेरी रात वाले में शिशुनाग ने।
और शिशुनाग उसको हैप्पी बर्थडे बोले, और फिर यहां से शुरू होता है शिशुनाग वंश। एक एक चीज ध्यान में रखिएगा, सारा पॉइंट बहुत ही खोज के हम लाते हैं, और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें हम पढ़ाते हैं, है ना। विवादित चीज हम लाते ही नहीं है, और ये विवादित चीज जो है ना वो पूछेगा ही नहीं एग्जाम में। मैं मतलब बचने से बचता हूँ कि विवाद से बचो और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से हो। आपको ज्यादातर टीचर बोलेंगे कि ये शूद्र जाति के थे, ये राजा ब्राह्मण थे, ये राजा फलाने थे, वो आपको एग्जाम में कतई नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि राजगृह से पटना किसने शिफ्ट किया था, कौन से शासक ने, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या फोकस है, एग्जाम। चलिए, शिशुनाग इसके पहले शासक हुए, इसमें दो प्रमुख शासक हुए, ठीक है। तो पहला है शिशुनाग, वंश के संस्थापक, पहले काशी के अमात्य थे। नाग दशक को निपटा के ये फिर राजा बने थे। जनता के विरोध के बाद सत्ता में आए थे, क्योंकि वो बताए ना कि अंतिम शासक जो है, मतलब कि दादा अगर किसी पेड़ को रोपा तो बेटा फिर उसको अच्छा देखभाल नहीं करता, फिर उसका भोग विलास में इतना वो लिप्त हो जाता है। तो होना ये चाहिए कि दादा ने अगर एक पेड़ लगाया तो पोता कम से कम 10 पेड़ लगाए, तभी इतिहास उसको याद रखेगा। हम पेड़ की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, है ना, उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, जनता के विरोध के बाद सत्ता में आया, अवंती वत्स को जीतकर मगध में मिला लिया। इस शिशुनाग की उपलब्धि अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो उसका क्या था, अवंती और वत्स को, ठीक है, वत्स को किसमें मिला लिया था। बिंबिसार इस चीज को क्या किया था, बिंबिसार ने अपने जो सबसे मतलब खासम खास जो सर्जन थे, जीवक, अवंती के राजा एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे, और अवंती के राजा ने ये ऐलान किया कि जो भी मतलब कि मुझे ठीक कर दे देगा उसको हम पूरा राज्य दे देंगे। तो उस समय बिंबिसार जो है, तो उनके जो वैद्य थे, डॉक्टर, वो अपने डॉक्टर जीवक को उनके यहाँ भेज दिए, किसके पास में, अवंती के राजा प्रद्योत के पास में, चंद प्रद्योत नाम था पूरा। और जब उन्हें ठीक कर दिया तो दोनों के बीच में आपसी संधि हो गई थी, लेकिन एक कसमकस रहता था। चाणक्य का बहुत बड़ा नीति है, और वो है कि पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होता है, तो कसमकस तो बनी रहती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस कसमकस को शिशुनाग ने खत्म कर दिया, और शिशुनाग जो है वो अवंती और वत्स पे पूरा तरह का कब्जा जमा लिया, ठीक है। इससे मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बना। राजधानी में परिवर्तन उसने किया। ये राजधानी में परिवर्तन वाले सवाल बहुत पूछते हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा ना। शिशुनाग किसके बारे में बात कर रहे हैं, शिशुनाग के बारे में। उसने अपनी राजधानी राजगीर से हटा के, राजगीर से हटा के वैशाली में स्थानांतरित किया था, है ना। कहा किया था, राजगीर से हटा के वैशाली में स्थानांतरित किया था। इन शुरू के जो कुछ वंश है ना, उनमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि पिता जो किया पता नहीं, बेटा वो उसके विमुख ही चला है। तो अगर किसी एक के बारे में भी आपको एग्जाम में याद आए तो मतलब कि थोड़ा बहुत आप क्लू भिड़ाइएगा तो वो हो जाएगा मामला। जैसे उसमें क्या बोले हैं, एक चीज है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे इन वंश को याद रखने का एक ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है ना। जैसे हर्यक वंश के बारे में क्या था, बेबी आज तुम उदास मत होना, है ना। वंश को, हर वंश को याद रखने का एक ट्रिक है। तो हर्यक वंश का क्या है, बेबी आज तुम उदास मत होना, बी से बिंबिसार, आ से अजातशत्रु, उ से उदयन,
इतने सारे ट्रिक याद रखोगे ना, फिर पता चला एग्जाम में ट्रिक ही भूल गए। अब ट्रिक को याद रखने के लिए कोई ट्रिक तो नहीं है, तो थोड़ा कहानी की तरह पढ़िए, है ना, तो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। और नहीं तो आपके आसपास के लोगों को एक कैरेक्टर से जोड़ दीजिए। ऐसा हम किया करते थे, जिसका जो कैरेक्टर मिलता था उससे हम उसको जोड़ देते थे, ठीक है ना। तो जैसे हमारा कोई अगर भांजा है और कुछ बदमाश टाइप का है, तो उसको कुछ नाम दे दिए, किसी को कुछ नाम दे दिए। और मोबाइल में जो है ना, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ किसी का सेव करते हो ना, या तो फिर नाम, तो उस कैरेक्टर के नाम के आगे उसका जो, जैसे मान लीजिए कि आपका एक्स नाम है, तो एक्स के नाम के आगे शिशुनाग है, और उसके आगे हम उसका कालखंड लिख दिए, तो दिमाग में सब बैठ जाता है। चलिए बेबी, आज तुम उदास मत होना है, बड़े नौटंकी बाज हो आप लोग। चलिए दूसरा है काला सेक या काकवर्ण। बेचारे को बहुत तकलीफ वाली बात थी। ऐसे बोलते हैं कि ये कौए के समान काला था, इसके लिए इसका नाम ही काकवर्ण पड़ गया, जो कि बहुत ही बेकार है। रंग भेद को हम सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन इसके नाम इसकी हरकतों की वजह से लगा। समझे, कभी कभी ना, छोड़िए शिशुनाग। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालसेक राजा बना। और आपको एक वीडियो बना के हम डाले हैं यूट्यूब पे कि 4 बौद्ध संगीति कब हुए, उनके अध्यक्ष कौन थे, उस समय का शासक कौन था, और वो किस जगह पे हुआ था। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स वीडियो हम डाले, उसको आप देखना। तो यही कालसेक के आसपास में, इसी के कालखंड में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? वैशाली में, इसी के कालखंड में। उस समय कौन था? काला सेक। ठीक है जी। अब देखो फिर से ये राजधानी वापस ले आया। काला सेक ने राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। हर्यक वंश में पाटलिपुत्र के लाया था? कौन लाया था वो? उदाइन, सबसे खुराफाती है ना उदाइन। और इसमें शिशुनाग वंश में पाटलिपुत्र वापस कौन लाया? तो कालसेक। ठीक है, पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया, जो भविष्य में मगध के लिए अस्थाई राजधानी बना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश के बारे में तो हम शुरू में ही इंट्रो दे दिए कि इसमें 2 प्रमुख शासक हुए, एक महापद्मनंद और दूसरा नंद धनानंद। इसी धनानंद को चाणक्य शास्त्रार्थ करके चाणक्य को बेच दिया। इसकी पूरी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैं आपको अगले जो मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहूंगा तो फिर उसमें बताऊंगा, है ना। तो इसी धनानंद जो अंतिम शासक था, बहुत भोग विलासी था, इसके खत्म होने के बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, जिसका आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। और एग्जाम हमेशा बेसब्री से इंतजार करता है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम जो है वो ये सबको खोजता है, हरियक को, नागवाला को और नंद वाले को, है ना। नंद के आनंद भाइयों, जय कृष्णा लाल की। चले, नंद वंश, है ना। तो इनका जो कालखंड रहा वो 345 से लेके 324 ईसा पूर्व के आसपास रहा। अच्छा हम दिख रहे हैं, हाँ ठीक है, दिख रहा है। हमको लगा हम निकल गए बाहर। महापद्म नंद, ठीक है। महापद्मनंद के बारे में एक बात बोलते हैं कि पुराणों में उसे सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का विनाश करने वाला कहा जाता है ना। मुझे कंटेंट टीम ने यही दिया। मैं अभी थोड़ा देर पहले जिक्र किया कि मैं ऐसे नहीं रखता, पर इनके बारे में विशेष वही ही लिखा हुआ था कि सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का विनाश करने वाला कहा गया।
ये निम्न वर्ग शूद्र से होने का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक किया और इसी नंद वंश के डर से सिकंदर भारत में नहीं घुस पाया था, है ना। कई क्षत्रिय राजवंशों को इसने समाप्त किया। प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण किसने? महापद्म नंद ने, है ना। महापद्म नंद ने किसको किसको जीता? काशी, कौशल, अवंती, कुरु और पांचाल। काशी दहेज में कौन लाया था, कोई बता सकते हो? काशी दहेज में कौन लाया था? लिखना, काशी दहेज में कौन लाया था? काशी को दहेज में लाने वाले कौन थे? विवाह की नीति अपना के संबंध जोड़ने वाला बिंबिसार। कौशल, अवंती, कुरु, पांचाल, है ना। महापद्मनंद किसको किसको जीता? काशी, कौशल, अवंती, कुरु और पांचाल। इस कारण इसे एक छत्र शासक, इसको ध्यान में रखिएगा, एक छत्र शासक की उपाधि दी गई। एक छत्र शासक को की उपाधि किसे दी गई थी? महापद्म नंद को। ठीक है, चलिए इनके जो आखिरी शासक हुए वो हुए धनानंद। धनानंद इनके आखिरी शासक हुए। हाँ, किसका? अच्छा, हाँ, ये महोदय एक सवाल पूछ रहे हैं कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे, ये सब बार बार अंतिम शासक पूछे ना, तो वो बार बार पूछ रहे कि सर शिशुनाग का अंतिम शासक आपने नहीं बताया। तो शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक था वो था नंदी वर्धन। ठीक है, लिख लीजिएगा, है ना। क्या था? नंदी वर्धन। ठीक है, ठीक है, चलिए कहाँ पढ़ा रहे थे? हाँ, धनानंद अंतिम शासक, है ना। चलिए, अच्छा सवाल पूछा आपने। धनानंद के बारे में बोलते हैं कि अंतिम और सबसे प्रसिद्ध नंद शासक था। अत्यधिक धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जनता में अलोकप्रिय था। वजह क्या था? हाई टैक्सेशन, अत्यधिक कर। हाई टैक्सेशन मतलब बहुत ज्यादा कर थोप दिया था, बहुत ही ज्यादा कर थोप देने की वजह से वहां की जनता असंतुष्ट थी। ठीक है, चलिए, यूनानी स्रोत में उल्लेख है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय मगध का शासक यही था, और वो किस नदी से वापस लौट गया था? व्यास नदी से। ठीक है, किसी को अभी तक हम लोग 3 डायनेस्टी को पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग, नाग से याद रखिएगा, शिशुनाग वंश, और तीसरा नंद वंश। ठीक है, हर्यक, शिशुनाग और नंद। ठीक है, 3 हुए। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मगध साम्राज्य के बारे में, जो बहुत ही अत्यधिक शक्तिशाली और केंद्रीकृत साम्राज्य था, है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम वापस बना देंगे, तीनों वंश से रिलेटेड। और बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल जवाब हो, तो आप बेहिचक बेशक व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, आपको हर तरफ से जवाब दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा।
ये आप बस एक डाटा है उसको ध्यान में रख लेना है ना, मतलब कि इतने थे, ऐसे कोई जरूरी नहीं था, पर ये बस ध्यान रखने वाली चीज। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप ध्यान रखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।